कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार। आज अनुभव पॉडकास्टिंग चैनल पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश चंद्रा। राकेश चंद्रा, हम लोग उनको, वैसे वो यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में टीचर रहे, हेड डिपार्टमेंट रहे, लेकिन हम लोग उनको शहर का दार्शनिक मानते हैं और वो एक जीती जागती फ़िलासफ़ी के जो टेनेट्स हैं, जो उसके शिक्षा है, उसको कैरी करते हैं अपनी सोच में, विचार में, जीवन के मूल्यों में। राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस शो। हम आपका स्वागत करते हैं और आज आपसे थोड़ी देर बात करना चाहेंगे, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग लोगों की जो ज़िंदगी में जो समस्याएं वो परसीव कर रहे हैं, उसमें दर्शन शास्त्र का या जीवन जीने की जो कला है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फ़िलासफ़ी सिखाती है, उससे कैसे जीवन को ज़्यादा खुशमय बनाया सकता है। आपका स्वागत है राकेश जी। Thank you, Arvind ji. We are old neighbors and great friends. So it's always a pleasure to talk to you. जी राकेश जी, मैं सबसे पहले trying to start with it, क्योंकि मैंने आपको भी शहर का दार्शनिक कहा है, मैं एक स्ट्रेट अवे एक बात ही पूछना चाहता हूँ, कटिंग आउट फॉर्मेलिटीज़, कि आप जो ज़िंदगी जीने की कला है या ज़िंदगी जीने के जो तौर तरीके हैं, हर आदमी थोड़े अपने अनुभव से उनको बनाता है, लेकिन साथ में कोई अगर एक गाइडिंग फोर्स, ज्ञान का एक स्रोत साथ में चलता रहता है तो वो जीवन अच्छा चलता है। दर्शन क्या सिखाता है हमें, हम कैसे इसको एप्लीकेट कर सकते हैं इन लीडिंग लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ओल्ड एज में, हम कैसे? आमतौर पर जब हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो ये फ़िलासफ़ी या दर्शन को ख़ास तौर से हिंदुस्तान में लगभग हम समझ सकते हैं कि 3 तरह से इस शब्द का प्रयोग होता है। एक तो हम किसी भी जीवन दृष्टि को, पूरे ज़िंदगी को देखने का तरीक़ा, कि हम क्या मानते हैं कि जीवन के मूल्य क्या हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए, किन चीज़ों को हम मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, हम पड़ोसियों के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं, राज्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारी एक बंधी हुई दृष्टि है उसको हम दर्शन कहते हैं। एक और भी अर्थ है जो आपको अंदाज़ ही है कि जिसमें हम भारतीय दार्शनिक परंपरा की बात करते हैं तो उसमें ये मानते हैं कि 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिनमें कि न्याय, वैशेषिक, अद्वैत, वेदांत, मीमांसा, योग इत्यादि हैं। और इनके अलावा भी आप जानते हैं कि शैव सिद्धांत है, वैयाकरणों का सिद्धांत है। तो वो एक टेक्निकल मीनिंग है दर्शन का, जिसके के अंतर्गत हम क्या संसार का अंतिम तत्व है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ज्ञान उसका कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं, और जीवन इनके हिसाब से कैसे जीना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। रोचक बात यह है कि जैसा आपने कहा,
भारतीय दार्शनिक परंपरा इतनी समृद्ध है कि जहाँ पर आप एक तरफ तो दिग्विजयी राजाओं की बात करते हैं कि जिन्होंने 18 अक्षौहिणी सेना थी जिन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए और जिन्होंने हज़ारों हीरे मोती से भरे हुए मंदिरों का निर्माण किया, वहीं पर आप ऐसे भी मंदिर देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल निर्वस्त्र दिगंबर साधु की भी हम कल्पना करते हैं। तो एक ये बहुत ही समृद्ध विविधतापूर्ण दार्शनिक दृष्टियों का देश है और मुझे लगता है कि यही बात शायद सबसे ज़्यादा मूल्यवान है भारतवर्ष में, कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो विविधता को लगातार न केवल प्राश्रय देता है बल्कि उस विविधता के संवाद के माध्यम से ही विकसित हुआ। तो जो सबसे पहले कई लोगों का ये मानना है कि हम लोग उपनिषदों में एक प्रकार के सुझाव देखते हैं कि क्या संसार ऐसा था, क्या संसार का ये रहस्य है, क्या संसार के बारे में कोई जानता भी है या कोई नहीं जानता। एक प्रकार की सहज जिज्ञासा से है। ये बौद्धों के जो प्रश्न हुए कि आप जो बात कह रहे हैं उसका साक्ष्य क्या है, उसके जवाब में सूत्रकाल में आप देखते हैं कि न्याय सूत्र में, सांख्य सूत्र में ये तरीके से कोशिश की गई कि हम जवाब दें कि भाई हम ये वाली बात मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उसके लिए क्या हम तर्क देते हैं। और ये एक बहुत ही रोचक बात है अरविंद जी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इस ज़माने में भी और सारी दुनिया के लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि कई लोग यहाँ पर कहते थे कि भारत में, हमारे भी कुछ प्रोफेसर थे, कि भारत में बड़ी ऋषि बायस है कि जो कुछ कहा गया उसको मान लिया गया। बिल्कुल उल्टी बात है जी। जो बौद्ध हैं उन लोगों को अब उनका प्रधान मल्ल वेदांती है, वेदांतियों के प्रधान मल्ल, और मल्ल जो शब्द है वो भी आप देखिए कि बाकायदा कुश्ती करने की बात कही जा रही है। तो ये वो लड़ रहे हैं, तो बौद्धों से लड़ रहे हैं, न्यायिकों से लड़ रहे हैं, और वेदांत जो हम मान रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र चतुर्सूत्री है, उसी में वही आदमी उन्हीं सूत्रों में से एक अद्वैत वेदांत निकाल रहा है, एक रामानुज की तरह द्वैत निकाल रहा है, एक विशिष्टाद्वैत निकाल रहा है, एक कुछ और निकाल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जैसी आपने बात कही कि अनेक प्रकार का जीवन जीने की संभावना और उनके लिए अनेक जीवन दृष्टियों की संभावना भारत के दार्शनिक परंपरा से अच्छी शायद कहीं नहीं मिलती। कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर सब अद्वैत वेदांती है और सब वेदांती हैं। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आपको, और जो सबसे ज़्यादा रोचक और ख़ूबसूरत बात यह है कि जो यहाँ का जो नाट्यशास्त्र है वो जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, वो मनाया ही इसलिए गया कि उन्होंने कहा जो सुकुमार मति है, जो कि वेद अध्ययन नहीं कर सकता, जिसका मन नहीं लगता, उसके लिए क्या करें। तो ब्रह्मा के पास लोग गए कि भाई ये लोग जो जंगली टाइप के लड़के हैं इनके लिए क्या करें। तो उन्होंने उनके खेलने के लिए उनको एक गेंद या कंदुक देने के स्थान पर पूरा नाट्यशास्त्र दिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जेंडर की भी बात होती है कि लड़के ये क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी। तो यूरोप के लंबे इतिहास में ये बहुत ही लंबे समय तक ये था कि लड़के ही लड़कियों की भूमिका निभाते थे। पर ये यहाँ पर नाट्यशास्त्र में उस ज़माने में उन्होंने कहा कि ये जो ये जंगली लोग हैं, इनको ये जब नाटक करने लगेंगे तो इनमें ग्रेस या लास्य कहाँ से आएगा। तो पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं और मेरी पुत्रियां सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भारत की जो समृद्ध दार्शनिक परंपरा है उसको कई लोग उसको अगर जब रिड्यूस कर देते हैं केवल मायावाद पे, संसार से विलग होने पर, संसार के प्रति विरक्ति के भाव को एक वर्ल्ड डिनाइंग फिलॉसफी के रूप में, वो भारतीय दर्शन का एक बिल्कुल सही तस्वीर नहीं है। ज़िंदगी को पूरी ऊर्जा से जीना, और आपको भी पता ही है कि आपके तो परिवार में बहुत सारी हवन यज्ञ इत्यादि होते थे, तो आपको याद ही होगा कि वो मंत्र, तो जो पुराने मंत्र तो ये होते थे कि भाई मेरी 100 गायें हों, मेरे 100 पुत्र हों, मैं जीवे में शरदः शतम। तो इससे ज़्यादा जीवन के प्रति आसक्ति का तो कहीं पर भी भाव नहीं है। बल्कि मैं ये बात कहने में शायद कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, बल्कि हम लोग अपने स्कूल में जिन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते थे उन टेक्स्ट में तो ये बताया था प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डेथ, डेथ हो जाएगी। यहाँ पर तो जीवन के उल्लास का पूरा दर्शन है, पूरा जीवन जीए। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि कई बार जब मैं पाश्चात्य दर्शन, जो कि मेरा ज़्यादा मैंने पढ़ा, उसमें मुझे ये लगता रहता है कि जब ओल्ड एज की जैसे आपने बात कही, तो वहाँ पर दो बड़ी रोचक बातें कही गई। एक बात जो मुझे याद आती है वो ये कि उन्होंने कहा कि ओल्ड एज में इट मेक्स यू ड्राई एंड कोल्ड। तो वो ड्राई एंड कोल्ड में, क्योंकि उनका आइडिया ये था कि आपके अंदर के जो मॉइस्चर होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमर्स की थ्योरी थी अरिस्टोटल की, कि तो आपके अंदर जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और जो हम और आप कभी कभी चर्चा करने ही लगते हैं कि भाई अब हमारे जोड़ों में दर्द होने लगा, तो उसकी वो स्वीकृति है। पर हम लोगों को कई बार ये वाली बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ओल्ड एज और यंग को जोड़ने का जो सबसे सुंदर सूत्र देखा ग्रीक लोगों ने, वो था एजुकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एज एंड द एनर्जी ऑफ यूथ। तो बूढ़ा सुकरात
युवा बच्चों को पढ़ाएगा हर वर्ष, और जो नए बच्चे हैं वो अपने सामने प्रश्न लेकर आएंगे, ऊर्जा लेकर आएंगे, और बूढ़ा सुकरात अनुभव लेकर आएगा। और यही बात आपको भी पता है, आप क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप पॉलिटिकल थॉट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको ये याद होगा कि अरिस्टोटल ने ये वाली बात कही थी कि पॉलिटिक्स जो है वो यंग लोगों की समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि वो अपनी भावनाओं की सुनेंगे, रीज़न की नहीं सुनेंगे, और पॉलिटिक्स अपने आप में रीज़न का शास्त्र है। और यही सारी बातें मुझे लगता है कि तो मैं ये बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर हम दर्शन के बारे में बात करें तो इतने समृद्ध साहित्य पूरे विश्व का हमारे सामने उपलब्ध है, और अगर हम विश्व साहित्य पर नहीं भी जा सकते और कोई जना ये सोचे कि विश्व साहित्य हमारी समझ में नहीं आता या कोई उसका तिरस्कार भी करना चाहे, तो भारतीय मनीषा में ही आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है जो कि विश्व दर्शन में है। तो मटीरियलिस्टिक थिंकिंग भी आप देखना चाहते हैं तो आप चारवाक जैसा दर्शन भी देख सकते हैं, बौद्ध जैसा निरीश्वरवादी भी देख सकते हैं, जैन जैसा निरीश्वरवादी भी देख सकते हैं, और आप ब्रह्मवादी निरीश्वरवाद भी देख सकते हैं जो कि ये मानता है कि ब्रह्म ही है, ईश्वर नहीं है, और आप ईश्वरवादी आस्तिक रामानुज वाला भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे नए जनरेशन के बच्चों को जो बहुत चाव होता है कि उनकी प्लेट पे, उनके मेन्यू में बहुत कुछ हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन का मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा है। आपकी व्याख्या से दो बातें जो हमारे जीवन को बड़ा आसपास छूती रहती हैं हर समय, वो ये है कि आप देखिए ओल्ड एज में जैसे 60 के ऊपर आदमी चलने लगता है तो थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, उसी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और उसके साथ आपको डर बढ़ जाता है। इस डर के पीछे मृत्यु का भय है। तो ये पूरी इंडियन जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं उसमें मृत्यु का आना, मृत्यु का वर्ण करना, मृत्यु से का क्या किया जाए, इस पर अगर आप कुछ बताएंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वही मैं आपसे बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें सभी दार्शनिक तो एक ही बात नहीं कहते, लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोकप्रिय प्रमुख दर्शन हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपका शरीर और आपका लिंग और आपकी शिक्षा और आपका वर्ण, ये सब आपके केवल आवरण मात्र हैं। लेकिन ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्येक का मूल्य बहुत है। तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि अन्नमय कोश का कोई महत्व नहीं है। अन्नमय कोश को पोषित किए बिना अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो आप का मन भी विचलित होता रहेगा, और इसीलिए आहार के ऊपर बल देना। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि योग दर्शन को दर्शन अगर न भी माने तो अन्य सभी दर्शन ये मानते हैं कि सबसे पहले योग करके अपने चित्त का चित्तवृत्ति निरोध करके अपने आप को एकाग्र बनने के लिए योग तो करना ही पड़ेगा। तो आप चाहे सांख्यकार हों चाहे बौद्ध हों, बौद्ध भी योग करते हैं। तो आपको अपने शरीर का आहार ठीक रखना पड़ेगा, मन की चित्तवृत्ति को ठीक करना पड़ेगा ताकि आपका अन्नमय कोश संतुलित रहे, तभी आप अपने मन की को कंट्रोल कर पाएंगे या मन से जो कुछ हो सकता है, उसी के बाद फिर आप आनंद और अन्य चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की इम्पोर्टेंस, और यही बात मुझे लगता है कि अब उसी टर्म में तो नहीं मान सकते कि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य और फिर 25 वर्ष गृहस्थ और 25 वर्ष वानप्रस्थ, पर आइडिया ये है कि हर चीज़ की वैल्यू है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मुझे रोचक बात ये लगती थी कि आमतौर पर सब लोग ये मानते थे कि सन्यासी बड़ा महत्वपूर्ण है और ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्या ला रहा है और वानप्रस्थी तो सबसे ही अच्छा है। पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो भारतीय परंपरा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थी ब्रह्मचारी को भी पाल रहा है, वानप्रस्थी को भी पाल रहा है और सन्यासी को भी पाल रहा है कि वो जाके कर रहा है। तो गृहस्थ का महत्व है। और वो एक, लेकिन ये वाली बात भी कही गई कि इट्स एक पर्टिकुलर एज में जब आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर चुके हैं दुनिया की, then you can concentrate on larger issues, you can think about yourself and the world and you can think about this। और जो बात आपने कही कि अगर हम अपने शरीर को पर्याप्त इम्पोर्टेंस दें तो आपका शरीर भी आपको बहुत देर तक साथ देगा जी। और आप अपने शरीर को के कभी अवज्ञा ना कीजिए। और ये वाली बात मैं जो बात मैं आपसे बार बार शेयर करना चाह रहा था, ये दोनों परंपराओं में है। ये वैदिक परंपरा में भी है और जो दूसरी परंपरा है जिसको कि हम लोग नॉन वैदिक श्रमणिक मान रहे थे, उसमें भी बुद्ध की जितनी कहानियाँ बताई जाती हैं, उन कहानियों में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि उन बहुत देर तक तपस्या करने लगे, खाना वाना पीना छोड़ दिया, तो उनसे कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात सही है।
तो ये अतिशय भोग का जीवन भी बेकार है और ये तपश्चर्या का भी जीवन बेकार है। आपको असल में मध्यम प्रतिपदा मानेगा, इसीलिए वो माध्यमिक मार्ग उनके का अनुसरण करते हुए मानेगा, जो हम लोग जनरली जो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन में उसको एसोसिएट करते हैं अरिस्टोटल के गोल्डन मीन से। और मुझे ये वाली बात कभी आश्चर्यचकित नहीं करती कि लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में दुनिया के सभी लोग एक सी बात कह रहे थे। अगर वो सत्य है तो वो अरस्तु को भी वही पता चलेगी और नागार्जुन को भी वही पता चलेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नागार्जुन हमारे ज़्यादा करीब बैठे हैं, उनकी भाषा हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है, उनकी जैसी संस्कृति हमारी अभी तक भी चली आ रही है, तो क्यों ना हम नागार्जुन से, शंकर से सीख लें। और अरस्तु जिसकी भाषा यूरोप को भी नहीं आती, उससे जानने का दावा न करें तो भी काम चलेगा। राकेश जी, एक बड़ा और सवाल, फिलॉसफी इज़ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो आप जो इंक्वायरी आपका एक इक्विपमेंट है जिससे आप करते हैं, हमारी जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसमें ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज़ नॉट एनकरेज, इट इज़ टोटली डिस्करेज. In fact, you don't have that option at all in the existing patriarchal setup. So how this contradiction has emerged and how do we handle this and how do we live with this? राइट, इसमें जो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग एक पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं, ये बात तो सही ही है। और वो शब्द मुझे भी वेदों में भी चिंतित करता है, क्योंकि एक तो खूबसूरत बात यह है कि कभी भी भारतीय लोग कभी ये दावा नहीं करते हैं कि ये ज्ञान हमने बनाया। तो आरंभिक उपनिषदों में भी ये कहते हैं कि ये हमने सुना हुआ था, पर वो कहते हैं पितरः, वी हर्ड इट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, और जो मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन ये वाली बात श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि जो फ्री स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जिससे भारतीय दर्शन आरंभ हुआ था, जब वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी, जैसे कि सारी दुनिया में होती है कि एक सभ्यता अपने उरूज पर पहुंचती है, फिर प्लेटो आता है, फिर नीचे चली जाती है, तो उनका ये कहना है कि भारतीय सभ्यता का भी एक ऐसा काल आया जबकि उन्होंने प्रश्न करना बंद कर दिया और वो केवल मंत्रोच्चार करने लगे बिना उसका मतलब समझे हुए। और उस एज को वो कहते हैं कि एज ऑफ पंडितिज्म। और उस एज ऑफ पंडितिज्म में उनका ये कहना है कि बाकी सारी दुनिया की सभ्यताएं तबाह हो गई, लेकिन फिर भी भारत के अंदर का एक शक्ति शेष थी जिससे कि वो पुनर्जीवित हो गई। और जिस काल को वो इस पुनर्जीवन जागरण का काल कहते हैं, वो बड़ा रोचक काल वो है कि वो लगभग वैसा वो काल है जबकि विवेकानंद आए। तो वो विवेकानंद, राम मोहन रॉय और इन सब से ये कहते हैं कि ये एक तरीके से पुनर्परीक्षा और पुनर्जागरण का काल है। पर आप जो बात कह रहे हैं कि हम लोग का ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है कि देखिए ये बात तो हमको ईमानदारी से माननी पड़ेगी कि चाहे भारत में हो चाहे चीन में हो, स्वार्थी लोग सब जगह होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अकर्मण्य लोग भी होते हैं। और जो बात बंकिम चंद ने अपनी आनंद मठ में कही, उन्होंने कहा कि आपकी जाति व्यवस्था का एक फल ये था कि आपने कहा कि पूरे देश की रक्षा केवल क्षत्रिय करेगा। अब क्षत्रिय आलसी है, चालाक है, अपने आर्म्स उसने आतताई के सामने रख दिए, तब आप क्या करेंगे? और इसीलिए वो सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं कि जो सन्यासी थे जिन्होंने अपना जनेऊ जला दिया था और जो किसी जाति के नहीं थे, वो फिर उठते हैं और फिर वो आपको वो गीत मिलता है जो कि हमारा आज भी प्रेरणादायक गीत है, वंदे मातरम। तो ये वाली बात भी हमको एडमिट करनी पड़ेगी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गोल्डन एलिमेंट्स के साथ ही साथ सामान्य लोगों की तरह से यहाँ पर भी लेज़ी लोग हुए, जड़ बुद्धि हुए, और उन्होंने लगभग वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जो कि उनको कन्वीनियंट थी, जिनमें से पेट्रियार्की थी और ये था कि अब तुम सवाल नहीं करोगे, जो कुछ कहा गया वो ब्रह्म वाक्य है। क्योंकि ये बात तो कभी कही ही नहीं गई थी। व्हेन फिलॉसफी स्टॉप्स क्वेश्चनिंग इट बिकम्स रिलीजन, एक ये नज़रिया है जो कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात है। फिलॉसफिकल आउटलुक ज़िंदगी को जीने के लिए मदद ये करेगा हमेशा कि आप सवाल करते रहेंगे, जवाब ढूंढते रहेंगे, फाइनलिटी की क्वेस्ट आपके अंदर रहेगी, पर फाइनलिटी कहीं नहीं रहेगी। इस बात को मैं एक बड़ी रोचक प्रसंग से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्द भी जो था, ये शब्द आमतौर पर एक कहानी के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि फ़िलॉसफी जो शब्द था वो ये था कि लवर ऑफ नॉलेज है। तो उन्होंने ये कहा कि क्या पाइथागोरस से किसी ने पूछा आर यू अ वाइज मैन? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट अ वाइज मैन, आई एम अ फिलोसोफर। वाइज मैन वो होता है जो ये दावा करता है कि मेरे पास ज्ञान है, और लवर ये दावा करता है कि मैं उसकी परसूट में हूँ। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लव तो तभी होता है जब वो चीज़ आपके पास होती नहीं है। सो यू आर लुकिंग फॉर समबडी, इफ यू हैव इट देन यू नो मोर लव इट, देन यू आर मैरिड। सो यू आर अ लवर ओनली एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव इट। सो कुश एक सवाल इंटरेस्टिंग, पर्सनल, और आपके ऊपर है, कैसे सोचते हैं
आपने शादी नहीं की। हाँ। क्या ये फिलॉसफी से प्रेम हो जाने के कारण फिर महिलाओं से प्रेम होने का स्कोप नहीं बचा? ये क्या था, क्यों ऐसा हुआ? मुझे लगता है व्यक्तिगत जीवन में कई बार मुझे लगता है कि मैरिज होना बहुत खुशी की बात है, और जिनको अपनी पसंद का पार्टनर मिल जाए उनको ज़रूर शादी करनी चाहिए। पर जिनको पार्टनर नहीं मिल रहा है वो सिर्फ इस प्रेशर में कि सब कर रहे हैं इसलिए हमको कर लेनी चाहिए, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ ने मुझे बहुत प्रेशराइज़ नहीं किया कि शादी कर लें, और मुझे लगभग पारिवारिक जीवन के सारे वो सुख प्राप्त हुए, क्योंकि मैं बहन और उनके बच्चे और मम्मी के साथ रह रहा था, तो मुझे कभी ऐसी कमी नहीं महसूस करी लोनलीनेस की, जो अब मुझे शायद महसूस हो रही है, जबकि मेरी बहन और कोई भी नहीं है घर में, तो वो लोनलीनेस हो रही है। लेकिन शादी न, और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे लगता था कि हम मम्मी के साथ और मम्मी का ध्यान रख पाने में समर्थ हैं, और हमें अभी कोई साथी नहीं चाहिए। और बहुत सारे हमारे मित्र थे, तो उन मित्रों के साथ साथ बहुत सारा सुख मिलता रहा। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो कंपल्शन है मैरिज का, वो मुझे किसी ने थैंकफुली फोर्स नहीं किया। लेकिन ये वाली बात मैं ज़रूर मानता हूँ, जो कि अ गुड फ्रेंडशिप is actually the ground of a good marriage, and people who find such good friends, if they want to get married, it is very good. So I am not against the institution of marriage, and I'm grateful that people around me get married and their children bring joy to our lives. So, राकेश जी, आज का हमारा जो समय था ये समाप्त हो रहा है। हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे, एक बार फिर आपके साथ बात करेंगे। अभी दर्शन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण ज़िंदगी गुजारने के मुद्दे बचे हुए हैं। हम सुख और दुख के फासले, आवेग, मनोयोग, संवेग, इन सब को के प्रति हमारा दृष्टिकोण, और ये सब बातें चूँकि एकदम सवाल मुँह बाय खड़ा हो जाता है वृद्धावस्था में, एज में, आपकी समझ नहीं आता कि आप सवालों के जवाब कहाँ ढूंढें। तो आप कुछ सिंपल इसके फॉर्मूले, कोई रिटन बुक्स हों, कुछ चीज़ें हों, कुछ आप बोल पाएँ, इसके सूत्र बता पाएँ, तो हम उसके बहुत आभारी होंगे। आपकी आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे दोबारा, एक बार आपका समय लेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।